हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसपीडी में हम डिस्कस करेंगे इट्स मई जून 2022 ऑफ योर ओ लेवल मैथमेटिक्स कोर्स कोड इज 4024. लेट्स स्टार्ट. The first question, in 2021 the cost of posting a letter was 84 cents. A company posts 1950 letters, find the cost in dollars. तो यहाँ पर कॉस्ट आपको फाइनल आंसर देना है डॉलर्स में. बहुत सिंपल सा सवाल है. 84 सेंट्स जो है वो एक की प्राइस है, आपने पोस्ट की है 1950, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. सो 84 मल्टीप्लाई बाय 1950, जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से. क्यों भाई? क्योंकि आपको अपना आंसर देना है डॉलर्स में और ये प्राइस आपके पास सेंट्स में. तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग अभी. दैट विल बी 84 मल्टीप्लाई बाय 1950 एंड डिवाइडेड बाय 100. दैट इज इक्वल्स टू 1638 डॉलर्स. ये आपके पास सिंपल पहले का आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, इन 2022 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज. अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो तो याद रखिएगा उसका एक छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज. अच्छा, चेंज का मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकते हैं. इज इक्वल्स टू डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. ओपी इज ओरिजिनल प्राइस, राइट. तो आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा अभी निकाल लें. 96 माइनस प्रीवियस प्राइस आपकी 84 थी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस आपके पास 84 थी, एंड टाइम्स 100. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. 96 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 84 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. दैट इज इक्वल्स टू 14.28. ऑलराइट, which is 14.28. ये आप कह दो आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट विल बी 14.3%. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स. 15% डिस्काउंट व्हेन मंथली पोस्टेज इज मोर देन $1000. तो आपके पास अब कॉस्ट कितनी बता रहा है? 96 सेंट्स, और 15% डिस्काउंट है, लेकिन तब होगा जब आपकी जो प्राइस है वो 1000 से ज़्यादा हो जाए. कंपनी ए पोस्ट 1200 letters in 1 month. Company B posts fewer than Company A in the same month. Company A and Company B each pay the same amount to post their letters that month. Find the number of letters Company B posts in that month. अब यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या बनेगा भाई? उसने ये बता दिया कि दोनों जो हैं वो सेम अमाउंट पे कर रहे हैं. तो हमें ये तो पता है कि कंपनी ए कितना पोस्ट कर रहे हैं. कंपनी ए पोस्ट कर रहे हैं भाई 1200. अभी देखते हैं हम. अब आपको उसने कहा कि एक लेटर की प्राइस क्या है? 96 सेंट्स. कंपनी ए ने पोस्ट किए 1200 लेटर्स. तो हम ये देखते हैं कि कंपनी ए की प्राइस क्या होगी. सो 96 मल्टीप्लाई बाय 1200, ये आ जाएगा 115200. 115200, और ये प्राइस आपकी आ रही है सेंट्स में. अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपकी प्राइस $1000 से ज़्यादा होगी तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा. तो मैं ये देखता हूँ कि भाई इसकी प्राइस डॉलर्स में कितनी होगी. ऑल यूनिट इज डिवाइडेड बाय 100. तो आपने इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया, यू विल गेट 1152, और ये आ गया आपके पास डॉलर्स में. अब ये जो प्राइस आई है ये आपकी ग्रेटर देन आ गई 1000 से. इसका मतलब क्या होगा कि डिस्काउंट आपको मिलेगा. तो जब कंपनी ए को डिस्काउंट मिलेगा 15% का, तो आप क्या करोगे? 1152 मल्टीप्लाई बाय 15% का डिस्काउंट है, तो अब कर दिया 15 डिवाइड बाय 100. ये कितना डिस्काउंट आ गया आपके पास? 1152 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड डिवाइडेड बाय 100. इसका मतलब ये होगा कि कंपनी को डिस्काउंट मिला 172.8 का. तो आफ्टर डिस्काउंट जो कंपनी ए ने पे किया होगा वो आएगा 1152 माइनस 172.8 इज इक्वल्स टू. तो इसको आप माइनस कर देंगे किसमें से? 1152 माइनस आंसर, ये आ जाएगा आपके पास 979.2. इसका मतलब ये होगा कि कंपनी ए को 979.2 डॉलर्स ये उसको पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल गया. अब आपको ये पता है कि कंपनी बी ने भी इतनी ही प्राइस पे की होगी, ठीक है ना. तो कंपनी बी ने कितने लेटर पोस्ट किए मुझे ये नहीं पता, तो मैं यूँ करूँगा 96 सेंट्स एक लेटर की प्राइस थी. कितने लेटर उसने पे किए मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी बी को जो फाइनल डिस्काउंट या फाइनल प्राइस जो उसको देनी पड़ रही है वो थी 979.2, ये प्राइस थी. आपकी बन गई इक्वेशन. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये प्राइस आपके पास डॉलर्स में चल रही है और ये चल रही है आपकी सेंट्स में. तो आपने अब यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको बाय डिवाइडेड बाय 100, ताकि आपकी प्राइस दोनों साइड पे डॉलर्स में आ जाए. तो नाउ इट इज़ 0.96x इज इक्वल्स टू 979.2. ऑलराइट, सो x इज इक्वल्स टू 979.2 डिवाइडेड बाय 0.96. कर लेते हैं इसको.
979.2 डिवाइडेड बाय 0.96 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1020। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी बी ने 1020 लेटर पोस्ट किए होंगे और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, in 2022 the cost of posting a parcel with a mass of 1 kg or less is 4.60। अगर आपका पार्सल 1 kg का होगा या उससे कम का होगा तो प्राइस आ रहेगी 4.60। द कॉस्ट इंक्रीज बाय 0.10 फॉर ईच एडिशनल kg। हर एक एडिशनल 0.5 kg पर आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद द मास ऑफ 3.5 kg। अच्छा जी, अब ये 3.5 kg का अगर होगा तो उसकी प्राइस क्या होगी। रूल्स हमारे ऊपर बता दिए गए कि अगर आपका प्राइस मास 1 kg है उससे कम होगा तो इतनी प्राइस है। अब हर एक kg पर आपकी क्रॉस जो है ना बढ़ रही, कॉस्ट बढ़ रही। अच्छा जी, अब 3.5 को अगर मैं लिखूँ इस तरह लिख दूँ, चलें 2.5 kg प्लस 1 kg, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ गया कि यार 1 kg की जो प्राइस है मेरे पास, दैट प्राइस इज़ 4.60, ये तो पे हो जाएगी। और जो एडिशनल है, अब कितना एडिशनल है? 2.5। 2.5 का मतलब ये हो गया कि मेरे पास 0.5 पर अगर 1.0 है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं यूँ कहता हूँ, मास ले लेते हैं एक तरफ, ठीक है ना, मास और प्राइस करते हैं जो एडिशनल प्राइस है। अगर मेरा मास 0.5 kg होगा तो उसकी प्राइस लगेगी 1.10। अगर मेरा मास 2.5 होगा जो कि मेरा रह गया तो प्राइस क्या होगी? आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, सो दैट विल बी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.10 एंड डिवाइडेड बाय 0.5। तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 5.5। x इज इक्वल्स टू 5.5, ये प्राइस होगी। तो अब टोटल प्राइस निकाल सकता हूँ, इसकी प्राइस आ जाएगी मेरे पास 5.5, दोनों को आपने ऐड अप कर दिया। सो 5.5 प्लस 4.60 इट सम अप टू 10.1। तो आपका आंसर आ जाएगा $10.1। ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, moving towards the next one. The cost of posting parcel increased by 7.2%. After the increase, the cost of posting a parcel is 13.4। याद रखें क्या कह रहा है, आफ्टर द इंक्रीज। अच्छा, प्राइस आपकी इंक्रीज हो गई 7.2। याद रखिएगा, हर चीज़ ओरिजिनल होती है अपनी 100% के ऊपर। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आप 100 में उसको ऐड कर दोगे, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो आप उसको 100 से माइनस कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो कि हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो जो न्यू परसेंट होगी वो आएगी हमारे पास 100 प्लस 7.2 इज इक्वल्स टू 107.2%। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई, न्यू परसेंटेज, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास न्यू परसेंट है 107.2, तो उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस है 13.40। ओरिजिनल परसेंटेज हमेशा 100 होती है और उसकी प्राइस क्या होगी ये हमें नहीं पता, तो मैंने इसको y कह दिया क्योंकि x में यूज़ कर चुका हूँ, पर इसमें दोबारा x को नहीं ले सकता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको बेटा। सो 13.40 टाइम्स 100 and divided by 107.2, so that come up to 12.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू $12.5, मतलब ये आपकी इनिशियल या ओरिजिनल प्राइस थी इंक्रीज से पहले। नेक्स्ट वन, a is 3p plus q and find q when a is 23। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, a आपके पास आ जाएगा 23, वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ 3, p is what 5 and plus q। So 23 minus 3, 5 are 15 is equals to q। 23 minus 15 leads to 8। तो ये आपके पास q का आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 times 2x it will be 4x plus 2 5s are 10 plus 3 into x 3x minus 3 6 are 18। 4x plus 3x 7x plus minus 10 minus 18 is 8। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, सॉल्व 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 1। सिंपल सी बात है, 3 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 5y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 5y एंड y इज इक्वल्स टू -2/5। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, 12r स्क्वायर माइनस 8rs कॉमन ले लेंगे, 4r कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 3r माइनस 2s। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, रीअरेंज a इज इक्वल्स टू 3b टू मेक द सब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पर b को बनाना है सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो a/3 इज इक्वल्स टू b। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, 5-sided spinner is numbered 1 2 3 4 and 5। the table shows the result from spinning the spinner 200 times। जब 200 दफ़ा आप उसको रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो आपका ये आंसर आ रहा है। A pie chart is drawn to show the information। कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर 4। ऑलराइट,
इसने यहाँ पर कतन आपको ये नहीं बोला कि आपने पाई चार्ट बनाना है, इसने कहा आप पाई चार्ट इज़ ड्रॉन, एक पाई चार्ट बन चुका है, आपने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू 200 नज़र भी आ रही है हमको, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि एक पाई चार्ट का टोटल एंगल क्या होता है, तो वो अच्छी तरह आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बहुत सिंपल सी बात। अगर हमारे पास एंगल 360 है तो टोटल फ्रीक्वेंसी 200 है, जो कि हम बात कर रहे हैं। हमें बात करना है 4। अब देखें बेटा 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 की फ्रीक्वेंसी है 35। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 35 होगी तो उस वक्त उसका एंगल क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल। सो 35 टाइम्स 360 एंड डिवाइडेड बाय 200, तो दैट इज इक्वल्स टू 63। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 63। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, यूज द रिजल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन 3। अब अगर स्पिनर लैंड्स ऑन 3 करेगा तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है 28, और टोटल क्या आपके पास 200। तो ये आ जाएगा आपके पास 28 डिवाइडेड बाय 200। इसको हम देते हैं सिंपल फॉर्म में आंसर, 28 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज इक्वल्स टू 7/50। ये इसका आंसर। यूज द रिजल्ट टू एस्टिमेट द पॉसिबिलिटी दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन अ नंबर 3 दैट इज अ फैक्टर ऑफ 30। स्पिनर उस नंबर पे एंड करे या लैंड करे जो फैक्टर ऑफ 30 का। अब आप मुझे बताएं फैक्टर ऑफ 30 यहाँ पर कौन कौन है। फैक्टर ऑफ 30 मेरे पास 5 भी है, फैक्टर ऑफ 30 मेरे पास 3 भी है, और फैक्टर ऑफ 30 मेरे पास 1 भी है और 2 भी है। ये सारे मेरे पास फैक्टर्स ऑफ 30 हैं, ठीक है। तो मैं इन तमाम की फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करूँगा, दैट विल बी 51, 19, 28 एंड 67। सबको ज़रा ऐड करते हैं, 51 प्लस 19 प्लस 28 प्लस 67, सबकी फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड किया, यू विल गेट 165। तो ये आपके पास वो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि फैक्टर ऑफ 30 हैं। इट्स 165 डिवाइडेड बाय 200, जो कि आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय 200, इट विल सम अप टू 33/40। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जो 30 को डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ 30। नेक्स्ट वन, the spinner is spun 3000 times, estimate the number of time it lands on an even number। अब 3000 टाइम, 3000 दफ़ा आप इसको घुमा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर के चांसेस कौन कौन हो सकते हैं, टेबल में देखते हैं। इवन नंबर के चांस हमारे पास हो सकता है 2 हो सकता है इवन नंबर 4 हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ 19 और 35। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इवन नंबर के चांस हैं हमारे पास 19 प्लस 35, दैट विल सम अप टू 54। तो इवन नंबर की जो हमारी पॉसिबिलिटी है 54। अब 54 जो है वो 200 में, तो आपको फाइंड करना है 3000 का। तो आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3000 से, 54 डिवाइडेड बाय 200 एंड मल्टीप्लाई बाय 3000, दैट विल इक्वल्स टू 810। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। Question number 4, the diagram shows a pentagon, all lengths are in centimeters, calculate the area of this pentagon। Alright, तो मैं एक काम ही करता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अपने पास यहाँ से, ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि ये हमारे पास 9 है, ठीक है, मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ। ये लाइन हमें मालूम है कि ये 9 है। ऑब्वियसली अगर ये 9 होगी तो ये भी 9 होगी। टोटल आपके पास 15 है, तो आपने किया पहले पार्ट में 15 में से आपने 9 को माइनस किया, यू विल एंड अप एट 6। तो आपके पास 6 कौन सी लेंथ आएगी, 6 आपके पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। ऑलराइट, दूसरी बात मुझे पता है कि ये 4 है। अब मेरे पास दो शेप्स आ चुके हैं। एक मेरे पास आ रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये है मेरे पास, और दूसरा जो शेप आ रहा है मेरे पास इट्स अ ट्रेपीजियम, ये मेरे पास ट्रेपीजियम आ गया, ठीक है। अब आप अगर निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 36। और मैं यहाँ पर कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये एरिया मेरे पास 36 है, जो कि ब्लू हुआ हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, अगर आपको फार्मूला नहीं पता, फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये होता है फार्मूला। वैल्यू प्लेस करते हैं 1/2। नाउ द पैरेलल साइड्स आर 12 एंड 4, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है कि ये साइड आपस में पैरेलल है, ठीक है। और जो इसकी हाइट है इट इज़ 6। सिंप्लीफाई करें, 2 1s आर 2 3s आर 12 प्लस 4 इज 16, 16 3s आर 48। तो ये आपका वो एरिया है जिसको हमने येलो से शेड किया हुआ है। तो आपका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, दैट सम अप टू 36 प्लस 48, 36 प्लस 48 इट इज़ इक्वल्स टू
84, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 84। ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटर बाउंड्रीज, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लेंथ नहीं पता, राइट, आपके पास ये वाली लेंथ नहीं है, तो ये लेंथ निकाल लेंगे हम इजीली। लेट सपोज मैंने कहा भाई ये लेंथ मेरे पास x है। अब इस लेंथ को निकालने के लिए फर्स्ट आई नीड टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल है, तो हम एक लाइन कंप्लीट यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है ना। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ऑब्वियसली कि 90 पर होगी। ये हमारे पास 4 है, 12 है, तो 12 में से मैंने 4 को निकाला, तो मेरे पास ये लेंथ जो आएगी ना, दैट विल बी 8। कैसे आएगी भाई, 12 में से आपने 4 को माइनस कर दिया, 8 आ गया, और हाइट आपके पास है 6। नाउ फॉर x वी कैन अप्लाई पैथागोरस, तो मैं x की वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पर। x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे यू विल एंड अप एट 10, ये आपके पास आएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो x आ गया 10। अब आपने निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर इज बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स, तो आपके पास ये पूरी साइड क्या थी, इट्स 15, तो मैंने लिखा भाई 15 आएगा, प्लस ये साइड कितनी थी 4 प्लस 9 प्लस x निकाला हमने 10 प्लस 12, सबसे जो टॉप की साइड है वो आपके पास 12 है। सबको ऐड अप कर देते हैं हम लोग अब, तो दैट विल बी 10 प्लस 12 22 प्लस 9 प्लस 4 इज 13 एंड प्लस 15, सो द पेरीमीटर इज 50। सबको आपने ऐड अप किया, यू विल गेट 50, ये आपका आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज दिस, a sphere is the volume of this, find the radius, very simple question। फॉर्मूला आपको दिया हुआ एग्जामिनर है, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। आपको यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू मालूम है 2572 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपकी मैथ शार्प है तो डायरेक्ट कर लें, नहीं है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप करो। इट विल बी 2572, अब 3 वहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 और पाई यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएंगे, और बचेगा मेरे पास आर क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, 2572 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय पाई। जो आंसर आएगा उसको हम लेंगे एंड पे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट अप्लाई करते हैं इस पर, तो क्यूब रूट ऑफ आंसर, सो आर इज 8.5, आर इज 8.5। यहाँ पर हमने क्यूब रूट क्यों अप्लाई किया, क्योंकि आपके पास आर की पावर क्यूब में थी, स्क्वायर में होती तो स्क्वायर रूट अप्लाई करते थे। नेक्स्ट वन, पार्ट सी, a cuboid has dimension 2/6/22.5, calculate the surface area। Now surface area is what, it's 2 times of L into B plus L into H plus B into H, ये आपके पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। और यूँ समझें कि सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के आपने ऐड करना है, ऑलराइट। तो मैं कह देता हूँ कि ये L है, ये B है और ये H है। अब जहाँ जहाँ L B H लिखा है वैल्यू प्लेस करते हैं। L इज वॉट 22.5, B इज वॉट 6 प्लस L इज वॉट 22.5 and H is what, it's 2 plus base is what 6 and height is what 2। सिंप्लीफाई कर लें इसको, so 22.5 multiply by 6 plus 22.5 multiply by 2 प्लस 6 2s are 12, और जो आंसर आएगा उसको आपने बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 384। ये आपका आंसर आ गया सरफेस एरिया, इट्स 384। नेक्स्ट वन, a cube of edge x has the same surface area as the cuboid, form an equation in x and solve it to find the length of the edge। अब क्यूब कह रहा है, क्यूब का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा 3D शेप है जिसकी सारी साइज आपके पास इक्वल है। तो मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि इसकी साइज मेरे पास y है, और इसका आपको निकालना है सरफेस एरिया। नाउ द वर्किंग फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L², L को मैंने बोल दिया y स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ साइड y ली हुई है, ठीक है। और उसने आपको कहा कि इसका जो सरफेस एरिया है इट इज़ सेम। सेम का मतलब क्या हुआ कि जो हम ऊपर एरिया निकाल चुके हैं दैट इज़ 384, उसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। 384 को यहाँ यूज़ किया इज इक्वल्स टू 6y², 6 को जाके डिवाइड कर देंगे हम, सो 384 डिवाइडेड बाय 6 इट इज़ इक्वल्स टू 64, सो 64 इज इक्वल्स टू y²। आपको तो लेंथ निकालनी है, तो यू नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो y इज इक्वल्स टू 8, ये आपका आंसर आ गया। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ईच कंप्लीट अ पजल। आपके पास ये टेबल आ गया, ग्रुप डेटा आ गया आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक 2 minutes 20 seconds और लेस। अब 2 minutes का मतलब क्या हुआ, आपके 120 seconds। ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि देखें टाइम हमारे पास सेकेंड्स में, ठीक है, 120 और 20 seconds और, इसका मतलब ये बात कर रहा है 140। अब सवाल दोबारा पढ़ें, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक 140 seconds और लेस टू कंप्लीट द पजल। अब 140 और उससे कम की वैल्यू आपको नजर आ रही है यहाँ पर,
इसका मतलब मेरी जो डोमेन है जहाँ मैं चाह रहा हूँ ऐड करना वो 140 या उससे कम की वैल्यू की बात कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी आ रही है 13 और 26। तो सिंपली मैंने इन दोनों को ऐडअप करना है। पहले का आंसर आएगा 13 + 26 दैट इज इक्वल्स टू 39। ये आपका पहले का आंसर आ गया। कैलकुलेट द एस्टीमेट ऑफ द मीन। अब एस्टीमेट मीन निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको निकालना होता है बेटा मिड पॉइंट। याद रख लें, अगर कभी आपको एस्टीमेट मीन में मसला होता है सबसे पहले आप निकालें मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ, उसको बोलता हूँ x, और x होता है मेरा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे आता है, बहुत सिंपल है, आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 120 + 80 इट्स 200 डिवाइड बाई 2 इट्स 100। 120 और 140 का मिड पॉइंट 130 आ जाएगा, 140 150 का मिड पॉइंट 145 आ जाएगा, और 150 और 240। अब इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मेथड भी देख लें। पहले आप दोनों को ऐड करें, 150 + 240, दोनों को आपने ऐड किया एंड देन डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ये आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, इट्स 195। जब आपने सबके मिड पॉइंट निकाल लिए, अब आप एक कॉलम बनाएंगे अपने पास, यहाँ पर उसका नाम रखेंगे fx। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रीक्वेंसी से। सो 13 टाइम 100 इट विल बी 1300। 26 इंटू 130, 26 इंटू 130 इट इज इक्वल्स टू 3380, 3380। 27 इंटू 145 it is equals to 3915, and lastly 24 into 195 that is equals to 4680। ये आपके पास सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं ना, यू नीड टू ऐड ऑल द वैल्यूज। अब मैं सारी वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, इट इज़ 1300 प्लस 3380 प्लस 3915 प्लस 4680। ऐड करने के बाद आप इस पूरे को डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे भाई, टोटल फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी कहाँ है, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया आपको तो आप सिंपल सबको ऐड कर लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को। फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास, इट्स 13 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 24, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो आपका न्यूमरेटर क्या है भाई, 4680 प्लस 3915 प्लस 3380 प्लस 1300, ये आपका न्यूमरेटर आ गया 13275, 13275। और आपका डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, इट्स 13 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 24, ये आ गया 90। तो अब आप डिवाइड कर दें, 13275 डिवाइडेड बाय 90 एंड यू विल गेट द एस्टिमेटेड मीन, इट्स 147.5। तो ये आपका एस्टिमेटेड मीन निकालने का एक सिंपल सा मेथड है। पहले मिड पॉइंट निकालें, फिर fx निकालें, फिर सबको ऐड करें, डिवाइड करें टोटल फ्रीक्वेंसी से। A group of adults are also completed with puzzle. A CF graph is shown. ये आपका ग्राफ आ गया। Use the CF to complete the following table. अब आपने CF से फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए ये बता रहा है 100 और 150। अब 100 पे अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये वैल्यू नज़र आ रही है मुझे 100 पर। इसका लीस्ट काउंट कितना होगा देखते हैं। अभी यहाँ पर आपका आएगा 20, 40, 60, 80। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 80 पर, ठीक है। और दूसरी बोल रहा है 150, तो 150 पर वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, दैट इज़ 30। अच्छा, ये मैंने 80 गलत लिख दिया, दैट विल बी 2468, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और 150 पे कितनी आ रही है आपकी 30। तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी फ्रीक्वेंसी इनके बीच में क्या हुआ, 30 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 22, ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इसके बाद देखें 150 से लेकर 200, अब 150 पे तो आ चुका है, 200 पे देखें वैल्यू क्या आ रही है, 200 पर आ रही है वैल्यू ये रही, ऑलराइट। यहाँ पर क्या होगा चेक कर लेते हैं, 60, 62, 64, 66, तो ये आएगा आपके पास 66 माइनस 30, 66 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 36, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब 200 का पता है, अब 250 पे देखते हैं, 250 पर क्या आ रही है वैल्यू, ये रही। ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, 110 एंड 112। अब ये हो जाएगा 112 माइनस 66, सो 112 माइनस 66 दैट इज इक्वल्स टू 46, तो ये आएगा आपके पास 46। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है मेरे पास, ये आ रही है 120 माइनस लास्ट वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, तो 120 माइनस 112 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ये जो आपके फाइनल आंसर्स हैं ना वो ये हैं, ये मैंने आपको वर्किंग करके दिखा दी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यूज द CF कर्व टू फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द मीडियन। अब टोटल फ्रीक्वेंसी की आपके पास 120, अगर आपको मीडियन निकालना होता है तो आप क्या करते हो,
टोटल फ्रीक्वेंसी का आप हाफ करते हो। फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 120, आपने इसका हाफ किया, ये आंसर आया 60। ये आंसर आपका आंसर नहीं होता, आप 60 पे जाके देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है। अगर आप 60 से एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करोगे यहाँ पर, तो ये कनेक्ट करेगी इस जगह और यहाँ पर आपको वैल्यू रीड आउट करनी है। ये आपकी आ रही है कितनी, 150, 175, 80, 85, 90, 95। सो द मीडियन इज 195। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, next one, 55% of the adults took between 125 seconds and k seconds to complete the puzzle. Use the CF graph to find the value of k. कितने लोग कंप्लीट कर रहे हैं भाई, 55% लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलें जी, आपके पास टोटल लोग कितने थे, आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 120, सही है ना। इसमें देखिए कंप्लीट कितना कर रहा है, 55%। तो पहले ज़रा इसका निकालते हैं हम कि इसका 55% आखिर कितना है, पहले हम ये निकालते हैं। तो 55 इंटू 120 एंड डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब हुआ भाई 66 ऐसे लोग हैं जो कि ये कर्व कंप्लीट कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं सोच के, जो कंप्लीट कर रहा होगा कर्व वो कहाँ पर होगा, वो टॉप पे लाई करेगा या वो बॉटम पे लाई करेगा। पजल जल्दी ख़त्म किया होगा वो जाहिर बात है वो स्टार्ट में होगा, जितना कम टाइम लेगा उतनी जल्दी वो जीतेगा, ठीक है। अब हमने निकाल लिया कि हमारे पास 2 टाइम की एक और वैल्यू है, वो ये कह रहा है बिटवीन 125 एंड k सेकेंड। ज़रा 125 को तो स्टडी करते हैं पहले हम कि 125 कहाँ आ रहा है। अब आपका 125 यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये 125 है। 125 पर क्या आंसर आ रहा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, 125 पर आंसर आ रहा है हमारे पास 18। ये आ गया 125 का आंसर, ठीक है। और हमने जो निकाला था आंसर 55% से, वो था 66। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 66 प्लस जो भी हमारे पास 18 है, इन्होंने भी तो कंप्लीट किया है, दैट सम अप टू 84। और 84 पे जाके आपने निकालना है कि आपका आंसर एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है। तो 84 की वैल्यू कहाँ होगी, 80, 82 और 84। ये आपकी वैल्यू है 84 वाली, जिसको मैं ऑरेंज से कर देता हूँ। ये वैल्यू चल रही है आपकी 84 वाली। ऑलराइट, यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास टाइम की क्या वैल्यू आ रही है। ये जो वैल्यू होगी ये हमारा के का आंसर हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू, अब ये एक्स पे स्केल क्या है मेरे पास, ये 10 बॉक्सेस हैं और 50 का और है, तो 5 बॉक्स का 5 10 50 हो जाएगा। तो 205, 210, 215 के अराउंड आ रहा है, ठीक है, 215। तो आपके पास जो के की वैल्यू आ रही है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 215 फ्रॉम ग्राफ। ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर सेकेंड्स में आ रहा है। Moving towards the next one. Question number 6. The line y equals to x plus 2 is drawn on the grid. On the grid, draw the line of x plus 2y equals to 7. बहुत ही सिंपल सी बात होती है। अगर आपको लाइन प्लॉट करनी है x plus 2y equal to 7 की, मेरा सिंपल सा सवाल, हम निकालते हैं इंटरसेप्ट्स। अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूँ, पूरा y की जगह आप 0 कर दो, ये मैं आपको बता रहा हूँ लाइन प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका। अगर आपने y की जगह 0 पुट किया तो आपका आंसर आया 7। तो एक पॉइंट आ गया मेरे पास, ये रहा 7 आ गया। जब मैंने y को 0 पुट किया तो x 7 आ गया। इसी तरह अब मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 7। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये आ रहेगा 2y इक्वल टू 7 और y इक्वल्स टू 7/2। अब यहाँ पर चूंकि आंसर मेरा डेसिमल्स में आ रहा है तो मैं इसको अवॉइड करूँगा और मैं एक वैल्यू x पे कोई और लेके देखता हूँ, ठीक है। सो लेट सपोज, अच्छा इसको भी करेंगे आप तो मसला नहीं है, आप इसको भी प्लॉट कर सकते हो, बट मैं डेसिमल से बचना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ अब आप x को ले लो 3, आप x को कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। मैंने अपनी सेम इक्वेशन यूज़ करी, x की जगह 3 प्लेस कर दिया, 2y, 3 वहाँ रहेगा माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3 इट्स 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो जब x मैंने 3 पुट किया तो y आ गया मेरे पास 2, इंटीजर कोऑर्डिनेट आ गया 3,2, ये मेरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब जब मेरा पॉइंट आ गया तो मुझे अब इन दोनों से एक बनानी है लाइन। तो अब मैं यहाँ सिंपल सी लाइन बना लेता हूँ। तो दैट इज़ अ लाइन जो मुझे बनाने को बोली गई थी, ठीक है। ये आपकी लाइन आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट वन, यूज अ ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखिए उसने बोला हुआ है ग्राफ, यानी कि आप यहाँ पर साइमल्टेनियस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आपको इसका आंसर अपने ग्राफ से ही देना है। तो मुझे वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट मुझे साफ यहाँ नज़र आ गया, ठीक है। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। x मेरे पास 1 नज़र आ रहा है मुझे और y मुझे नज़र आ रहा है 3। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, इसलिए सवाल ये 1 मार्क का है। तो अगर आप यहाँ पर
साइमल्टेनियस करेंगे तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उसने कहा भाई यूज अ ग्राफ. The region is R defined by three inequalities: y lesser than equals to x plus 2, x plus 2y greater than equal to 7 and x is lesser than equals to 5. ये मैं अच्छा y lesser than equals to x plus 2. अच्छा यहाँ पर देखिए तीन इनइक्वलिटी, हमारे पास तो दो लाइंस बनी हुई हैं. हमें पहले इसकी लाइन प्लॉट करनी है, x is less than equals to 5. इसकी लाइन का मतलब क्या हुआ, हम लाइन बनाएंगे x इक्वल टू 5 के ऊपर. तो ये मेरी एक लाइन बनेगी x इक्वल टू 5 के ऊपर. ठीक है, ये लाइन आ गई मेरे पास x इक्वल टू 5. उसने आपसे कहा था इट शुड बी लेसर देन, मतलब जो मेरा रीजन होगा शेडेड वो इससे लेफ्ट पर होगा, लेस देन की बात कर रहा है. तो ये आ गई पहली इनइक्वलिटी. दूसरी क्या कह रहा है वो, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 7. x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये तो वही लाइन है जो हमने बनाई है. ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी इनइक्वलिटी इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है. और जो लास्ट वाली इनइक्वलिटी है दैट इज y शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू x प्लस 2. अब साइन है आपका लेसर का. लेसर का मतलब ये होता है कि आपने इस रीजन के अब अंदर आना है. अगर आपको इनइक्वलिटी में कोई प्रॉब्लम है, मेरी चैनल पे वीडियो है इनइक्वलिटी, ग्राफिकल इनइक्वलिटी, वो आप लाजमी जाके देखें, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा. तो जो रीजन शेड की वो बात कर रहा था आपसे, उसने रीजन को शेड करने का कहा है, द रीजन आर, शेड एंड लेवल रीजन आर. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर रीजन शेड करना है. वो जो रीजन आपका शेड होगा वो ये पूरा पार्ट हो जाएगा. ठीक है ना, ये पूरा आप शेड कर देंगे और इस पर आप लेवल कर देंगे आर रीजन. ये आपका इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन, the point z in region R, the x coordinate and the y coordinate of point z are both integers, मतलब डेसिमल में आंसर आप नहीं ले सकते. The z does not lie on the boundary of the region R, तो किसी भी लाइन पर नहीं होगा. Find the number of possible position of point z. अब z रीजन के अंदर होगा, कितनी पॉसिबल पोजीशन z की आ सकती हैं जो कि लाइन पर ना हो, वो आपने देखनी है. तो मैं z के पॉइंट्स को अगर हाईलाइट करूं, ये हो सकता है z1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये 7 पॉसिबल पोजीशंस हैं जहां पर आपका z पॉइंट हो सकता है. उसने कहा था ट्राइंगल रीजन के अंदर होगा और लाइन पर नहीं होगा. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड योर आंसर इज स्ट्रेट, इट्स 7. नेक्स्ट वन, द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट z इज 1 more than its x coordinate. Write down all the possible coordinates of point z. अच्छा जी, उसने कहा y कोऑर्डिनेट z का ऐसा हो कि वो x से एक ज़्यादा हो, मतलब अगर x1 है तो y2 हो, ऐसा हो सकता है. ठीक है ना, x3 है तो y4 है, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स आप देखते हैं. तो पहले आप ये देखें आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ रहे हैं भाई. ये 4 और 2 ये तो नहीं हो सकता. ठीक है ना, 4 और 3, 4 और 4, 4 और 5. आपके पास 4 और 5 हो सकता है कि x y से एक कम है या y x से एक ज़्यादा है, एक ही बात है. तो ये हो गया 4,5, ये हो सकता है. 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 4 नज़र भी आ रहा है मुझे. ठीक है ना, और 2 के साथ 3. तो आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट ऐसे हैं जहाँ पर z का y कोऑर्डिनेट उसके x से एक ज़्यादा है. तो ये आपके पास आंसर है, और ये पार्ट 2 का पार्ट बी था. ठीक है ना, ये पार्ट 2 का पार्ट बी था. ये इसका आंसर मैंने ऊपर ही लिख दिया. मैं यहाँ भी लिख देता हूँ उसके आंसर्स. हमारे पास कोऑर्डिनेट आए थे 2,3, हमारा कोऑर्डिनेट आया था 3,4 और हमारा कोऑर्डिनेट आया था 4,5. ये आपके आंसर्स हैं. नेक्स्ट वन, question number 7 from kinematics. You have a speed time graph and it says calculate the acceleration of the cyclist during the first 8 seconds. आपको acceleration निकालनी है. It's very simple, rise over run. Alright, what is the rise part? Rise part है आपके पास 6 and run part is 8, so the answer is 3/4. पहले का आंसर. Next one, describe the motion of the cyclist between T8 till T90. तो T8 से लेके T90 तक अगर आप देखो, सो इट्स अ कांस्टेंट स्पीड, कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो आप ये कह सकते हो इट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड. ऑलराइट, ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड. ये आप कह दो कि एक्सेलरेशन 0 है, कोई भी कह सकते हो आप. द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द जर्नी इज 558 मीटर्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. अब आपको दिया हुआ डिस्टेंस, देखें डिस्टेंस का मतलब ये होता है एरिया. अब यहाँ पर कोई बच्चा यहाँ पर ऐसे लेके जाए कि वो ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल लेके जाए, वो भी गलत नहीं कर रहा, सही कर रहा है. बट आई सजेस्ट कि आप यहाँ पर ट्रेपीजियम अप्लाई किया करो. तो ये मेरा पूरा जो शेप है इट्स अ ट्रेपीजियम. ऑलराइट, ये पूरा आपका ट्रेपीजियम बन गया. अगर आपको इसका फार्मूला नहीं पता तो वो आप याद कर लें, क्योंकि रिपीटेडली सवाल आते रहते हैं हमारे पास. सो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम हाइट, ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू प्लेस करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्टेंस मालूम है, इट्स 558, तो एरिया की जगह आ रहेगा 558 1/2। अब आते हैं पैरेलल साइड्स पर और हाइट पर। अब द पैरेलल साइड्स आर, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरा ना टी सेकेंड तक का डिस्टेंस है ना आपके पास, हाँ टी तक करें, ये पूरी जो आपकी हाइट होगी दैट विल बी टी। तो मेरे पास एक साइड तो आ चुकी है टी प्लस, दूसरी साइड क्या होगी आपके पास, दूसरी साइड आपके पास ये है, ये कितनी हो रहेगी, दैट विल बी 90 माइनस 8, इट इज इक्वल्स टू 82। ये आपके पास 82 आ गई एंड हाइट इज 6, हाइट इज 6। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करें, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो 558 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल्स टू 186 इज इक्वल्स टू टी प्लस 82। ऑलराइट, अब 82 वहाँ रह के माइनस हो जाएगा, तो 186 माइनस 82 इट इज इक्वल्स टू 104। सो t इज इक्वल्स टू 104। ये आपके पास टाइम का आंसर आ गया। कन्वर्ट 6 मीटर्स पर सेकेंड इंटू किलोमीटर्स पर आवर, वेरी सिंपल। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, ऑल यू नीड इज मल्टीप्लाई बाय 3600 एंड डिवाइडेड बाय 1000। ये आपने सिंपल कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करना है, 6 इंटू 3600 एंड डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 1000, सॉरी एक और दफ़ा 10 कर देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 21.6। ये आपके पास स्पीड आ रही है किलोमीटर्स पर आवर में। तो याद रखिएगा, अगर आपने मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आवर में, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 3600 से और डिवाइड करना है 1000 से। ये कन्वर्जन फैक्टर होता है हमारे पास। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। आ कार ट्रेवल्स 352 करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर। नियरेस्ट किलोमीटर ने क्या बता दिया, ये क्वेश्चन आ गया लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का। The time taken to travel this distance is 4.2 hours. Correct to the nearest point 1. Calculate the upper bound. सबसे पहले आप क्या करें, आप निकालें स्केल फैक्टर। नियरेस्ट किलोमीटर मतलब ये बात कर रहा है 1 किलोमीटर की, तो यहाँ पर जो स्केल फैक्टर होगा दैट विल बी 0.5। ये है 0.1, तो हम कैसे निकालते हैं, 0.1 डिवाइड बाई 2 इट इज इक्वल्स टू 0.05। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि यार 352 जो है इसका अपर बाउंड क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा 352.5। वो आपने फैक्टर जो निकाला था उसको आपने ऐड कर दिया, और इसका लोअर क्या होगा, अब वो आप माइनस कर देंगे, दैट विल बी 351.5। ये तो आ गया आपका डिस्टेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका टाइम जो था वो था 4.2, इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, तो आप ऐड करोगे इसका फैक्टर दैट इज 0.05, तो 4.25 आ जाएगा अपर और 4.15 आ जाएगा लोअर। आपको निकालना क्या है, यू नीड टू फाइंड द स्पीड, राइट। हमें मालूम है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के, तो टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अच्छा मुझे स्पीड निकालनी है, सॉरी मुझे स्पीड निकालनी है, तो मैं स्पीड को बनाऊंगा सब्जेक्ट, तो स्पीड हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर आपका एक थिंकिंग का एक मार्क होता है, क्या आपको निकालना है स्पीड का अपर बाउंड। अगर स्पीड का अपर बाउंड होगा तो डिस्टेंस का अपर बाउंड होगा, लेकिन टाइम का लोअर बाउंड हो जाएगा। याद रखें, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना आपका फ्रैक्शन बड़ा होता रहेगा। तो डिस्टेंस का अपर बाउंड क्या हुआ आपके पास, इट्स 352.5, और टाइम का लोअर बाउंड क्या हुआ आपके पास, इट्स 4.15। डिवाइड कर लें, 352.5 डिवाइडेड बाय 4.15, यू विल गेट 84.9। तो आपके पास जो स्पीड आ रही है अपर बाउंड स्पीड का, दैट इज 84.9। ये आपका आंसर हो गया किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट वन, मैट्रिसेस। द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड ए। इट्स वेरी सिंपल। आप एक काम करें, आप 2 5 3 2 को तो अपनी जगह पे रखें, ठीक है ना। ये -3a को हमने शिफ्ट कर दिया राइट पर, तो ये -3 हमारा क्या हो जाएगा, +3 है, ठीक है। और जो आपका ये मैट्रिक्स है इसको हम लेकर आए लेफ्ट पर, तो ये माइनस हो जाएगा, जिस तरह हम नॉर्मल सी अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 - 5 इट्स -3, 3 - 3 इट्स 0, 5 - 4 इट्स 9 एंड 2 - 1 इट्स 3। ये तो आपका आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है 3a, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ लेके रहेंगे डिवाइड हो जाएगा। सबको 3 से डिवाइड कर दें आप, -1 3 0 एंड 1। ये जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज योर मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट वन, b is given, the determinant of b is 2, the find the value of p and hence evaluate b inverse। अब यहाँ पर आपको दिया डिटर्मिनेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है a d - bc।
अब ये ए बी सी डी क्या होते हैं बेटा, ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दी है 2, ए कितना आपके पास 2, डी आपके पास है पी, माइनस बी आपके पास है -2 एंड सी आपके पास है 4। सो दैट इज इक्वल्स टू 2p माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 और 2 अपनी जगह, 8 वहाँ शिफ्ट किया आपने। 2 minus 8 is equals to 2p, 2 minus 8 is minus 6 over 2 is equals to p and you got the value for p, it's -3। सही है, ये बात क्लियर हो गई आपके पास। अब जब p आ जाएगा तो आपने निकालना है b का इन्वर्स। ऑलराइट, अब b का इन्वर्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट तो दिया हुआ है उसने। अब आएंगे हम खाली एडजॉइंट वाले पार्ट के ऊपर। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, हम एडजॉइंट में ये करते हैं कि a और d की पोजीशन स्वैप करते हैं। तो जहाँ पर a था वहाँ d आ जाएगा और d कितना है मेरे पास -3 और ये आ जाएगा 2। और b और c का साइन चेंज, अगर ये -2 था तो +2 हो जाएगा, अगर ये +4 था तो ये -4 हो जाएगा। अब आएंगे b इनवर्स। So b inverse is equals to 1 divided by magnitude of b and adjoint of b। ये आपका एक छोटा सा वर्किंग फार्मूला होता है b इनवर्स का, ठीक है। तो आपके पास 1 divided by magnitude of b is what 2 and adjoint of b is what -3 -4 2 and 2। आप अपना आंसर इस तरह भी छोड़ सकते हैं और उसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इट्स टोटली योर कॉल। दोनों आंसर ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव ए एंड बी। क्वेश्चन देखते हैं। The diagram shows shape A and B. Describe the Fourier transformation that maps A onto B। अच्छा, अगर A B पे जा रहा है तो आप देखें इसका सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये आपके पास हो रही है ट्रांसलेशन। तो पहली बात तो हो गई कि आपने बता दिया कि ये ट्रांसलेशन है, लेकिन ट्रांसलेशन बताना सफिशिएंट नहीं होगा, आपने अब बताना है ट्रांसलेशन का वेक्टर। A B पे जा रहा है तो कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लें। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यार ये पॉइंट था, ये पॉइंट आफ्टर ट्रांसलेशन यहाँ पर आ रहा है। अब आपने जस्ट बॉक्सेस काउंट करने हैं। सो इट्स 1 2 3 4 एक्स पे जा रहा है, लेकिन चूंकि लेफ्ट पे जा रहा है तो मेरा एक्स जो होगा वो होगा -4, क्योंकि लेफ्ट पे जा रहा है। और वाई पे कितनी मूवमेंट है ये भी देखते हैं हम लोग, 1 2 3, और वाई पे ऊपर जा रहा है पॉजिटिव होगा, तो ये आ रहेगा -4 and 3। दैट इज योर ट्रांसलेशन वेक्टर। The transformation represented by the matrix -2 0 0 -2 maps A onto shape C। Draw and label shape C। बेटा ये आपका है enlargement factor। अब यहाँ पर आसान तरीका ये, अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छे हो तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, यहाँ पर आप देखो मैट्रिक्स जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है -2 0 0 -2 किस पे इफेक्ट करेगा, ये ए पर। अब आए जरा ए के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 1 2 2 -1 1 और -1 2 2 1 2 2 पहले लिख देता हूँ मैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 2 2 -1 1 एंड -1 2, ये आ गया। और ये करने के बाद आप सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, आपका खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। सो -2 × 2 इट्स -4, 0 × 1 0, -2 × 2 इट्स -4, 0 × 2 0, -2 -1 इट्स 2 0, -2 -1 इट्स 2 0। अब नेक्स्ट वाले नीचे वाले मैट्रिक्स को रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0 × 2 0, -2 × 1 -2, 0 × 2 -4, 0 × -1 -2 एंड 0 एंड -4। अब ये जो आपके पास आ रहे हैं ना बेटा, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -4 -2, मार्क करता हूँ मैं अभी। -4 और -2, ये मतलब यहाँ पर आ गया, ये आ गया -4 -2। दूसरा क्या है, -4 -4, -4 -4, ये आ गया दूसरा। तीसरा क्या है, 2 -2, 2 एंड -2, मतलब ये आ गया यहाँ पर 2 एंड -2। और चौथा क्या है मेरे पास, 2 एंड -4, 2 एंड -4। ये आपके आ गए चारों कोऑर्डिनेट्स। अब आपने जस्ट इनको आपस में कनेक्ट करना है और ये आपका ट्राइंगल शेप सी बन गया, नॉट ट्राइंगल, ये आपका शेप सी बन गया जो उसने आपको कहा था कि ए जो है वो सी पे जा रहा है विद एन एनलार्जमेंट फैक्टर ऑफ -2, तो आपने इसको प्लॉट कर दिया। Right, so moving towards the next question. Question number 9, it says PQ is a vertical pole, a rope is attached to the top of the pole P to a point on the ground R, PR is given, QR is given, and RQ is given. Show that PQ. The first part, you need to find the length of PQ. It's very simple. You can apply Pythagoras here. That sum up to 20 square is equals to 11 square plus PQ square. That leads to 20 square minus 11 square and under root of it, that is equals to 16.70, जो कि आपको शो करना था।
So PQ is equals to 16.70 by using Pythagoras. Next one. Calculate RQS. A second rope is attached from P to a point S. PQS is 90, RS is 30. And the angle of elevation of P from S. P from S का जो angle है ये आपको दे दिया है P from S, it's 36. You need to find RQS. तो आपको ये एंगल निकालना है RQS का. ऑलराइट, तो अब आपके पास क्या क्या मालूम है और क्या क्या हम मालूम कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज़, सवाल कितने वेटेज है, 5 मार्क. इसका मतलब है लॉ ऑफ साइन कोसाइन कुछ भी लग सकता है. तो पहला स्टार्ट तो हम करते हैं भाई, लेंथ ऑफ पी क्यू. क्या हमारे पास पी क्यू आ चुकी है, हम पी क्यू निकाल चुके हैं हम 16.70. ऑलराइट, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब मैं निकालूंगा, पहला स्टेप क्या रखूंगा कि मुझे निकालना है भाई लेंथ ऑफ एस क्यू. एस क्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. एस के हमारे पास यहाँ पर 90 बन रहा है. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए, एस क्यू को निकालने के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ सिंपल 10 हेयर. So it will be 10, angle is 36, opposite is 16.70 and divided by the length of SQ जो मुझे ढूंढना है. So SQ is equals to 16.70 divided by 1036. इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में किया करो. 16.70 divided by 1036 and it is equals to 22.98. Make sure कि आपका कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड पर हो. ठीक है, 22.98 ये आपके पास आ गया सिंपल एस क्यू. ठीक है ना, अब जब आपके पास ये एस क्यू आ चुका है, इट्स 22.98. ठीक है, पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं इस ट्रायंगल को सेपरेट ड्रॉ करता हूँ. कौन सा, ये क्यू एस आर. इस ट्रायंगल को आप सेपरेटली बनाएं ताकि आपको समझ में आ रहा है कि आपने कौन सा रूल जो है वो अप्लाई करना है. इट्स क्यू, इट्स आर, इट्स एस, 30, 11 एंड इट्स 22.98. आपको तो निकालना है ये एंगल x. ऑल साइड्स आर गिवन, एंगल इज अननोन, यू नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ कोसाइन हियर. अब लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर रहे हैं बेटा. दैट विल बी 30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर प्लस 22.98 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 11 इंटू 22.98 इंटू कॉस एक्स. ये आ गया आपका. जब आपने ये अप्लाई कर दिया, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. ठीक है ना, कैसे करते हैं वो देखते हैं. अब पहला काम ये करते हैं कि मैं इन दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड करके लिख रहा हूँ. तो ये आ जाएगा मेरे पास 11 स्क्वायर प्लस 22.98 स्क्वायर, इट्स 649. ये आ गया 649. ठीक है, दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि 30 स्क्वायर यहाँ आ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 30 का स्क्वायर इट्स 900. और सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं ये करूँगा कि इस पूरे को उठा के मैं लेके जाऊँगा लेफ्ट साइड पर. अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पूरे को आप लेकर आ जाएं लेफ्ट पर. जब ये पूरा लेफ्ट पर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है. तो इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं. दैट विल बी 2 इंटू 11 इंटू 22.98. ये आपके पास आ जाएगा 505.56. ये कॉस को लेकर आएगा. ठीक है ना, 505.46 कॉस एक्स. अब ये राइट साइड पर माइनस करें 649, इसको ऐसे लिखने करके 649 माइनस 900 डिवाइडेड बाय जो आपका आंसर आया था. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0.496. माइनस 0.496 इक्वल्स टू कॉस एक्स. कॉस वहाँ जाएगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, तो आप इसका कॉस इन्वर्स कर लो. कॉस इन्वर्स ऑफ आंसर इट इज इक्वल्स टू 119.76. सो x इज इक्वल्स टू 119.76 डिग्री. ये आपका आंसर हो गया. ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. Our third rope is attached from P to a point T. TPQ is given, PQT is given. You need to find value for PT. Alright, तो आपको ये निकालना है y. अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप तीसरा एंगल निकाल लो. वो कैसे आएगा, दोनों को आपने ऐड किया, 180 से माइनस किया. सो 40 प्लस 97 एंड 180 में से आपने इन दोनों को माइनस कर दिया, इट्स 43. तो ये एंगल आ गया 43. आपके पास एक साइड है और उसके सामने वाला एंगल है. दैट मीन्स यू नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ कोसाइन हियर. तो ये आपके पास बनेगा अब 16.70 डिवाइडेड बाय साइन 43 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय साइन 97. अगर लॉ ऑफ साइन कोसाइन में आपको कोई प्रॉब्लम है, मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, आप वो जाके आराम से देख सकते हैं, समझ में आपको आ जाएगा.
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, 16.70 ये जाके मल्टीप्लाई होगा साइन 97 से, ऑलराइट, and divided by sin 43. So you will get the value for y, it's 24.34 or 30. ये आपका आंसर आ गया. Next one. D is the point and E is the point. The length of D is root 20. Form an equation in E and solve it to find the possible coordinates of E. Show your working. Alright, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेंथ का वर्किंग फार्मूला. तो लेंथ का वर्किंग फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. आपके पास d का पॉइंट क्या है, d इज़ 4,6 और e आपके पास है e, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये मेरे पास x1 y1 है और ये मेरे पास x2 y2 है. अब प्लेस कर दें वैल्यूज़. So what is x2? x2 is e. What is x1? It's 4 whole square. y2 is what? e minus 6 whole square and the distance is under root 20 जो कि आपको दिया हुआ है. सिंप्लीफाई करेंगे, रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 20 इज इक्वल्स टू e माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस e माइनस 6 होल स्क्वायर. यहाँ पर आपकी एक्सपेंड होगी आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, यही काम आपने करना है e माइनस 6 के ऊपर, ये भी आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब वैल्यू प्लेस करते हैं, ये आ जाएगा e 4 and 4, जो सेकंड ब्रैकेट था उसकी क्या हो जाएगी e and 6 and 6. अब इसको सॉल्व कर लें. e स्क्वायर माइनस 2 4 जार 8e प्लस 16 प्लस सेकेंड ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास e स्क्वायर माइनस 12e प्लस 6 स्क्वायर इज 36. ऑन माई लेफ्ट साइड वी हैव 20 एज इट इज. अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इट्स 2e स्क्वायर माइनस 8 माइनस 12 इट्स माइनस 20e 16 प्लस 36 इट इज इक्वल्स टू 52 प्लस 52 20 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 20 और यहाँ पर बचेगा मेरे पास सिंपल एक 0. तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट सम अप टू 2e स्क्वायर माइनस 20e प्लस 52 माइनस 20 इट्स 32. तो ये आ जाएगा 32. ऑलराइट, यू गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करनी है. मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता आप भी सीखें और पेपर में पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यू कैन वेरीफाई योर आंसर. आप जाएंगे मोड के ऊपर, मोड पर देखिए रहेगा एक होता है इक्वेशन का, आप आएंगे इक्वेशन के ऊपर, जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक दैट इज नंबर 3 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यहाँ पर आए नंबर 3 प्रेस करें. अब जो आपका स्क्वायर का नंबर है वो आएगा आपका पहला, दैट इज 2. जो कांस्टेंट जो e के साथ है, जो आपका x के साथ होगा वो आएगा सेकंड पे, इट्स माइनस 20. और जो कांस्टेंट होगा दैट इज 32. ये आपने प्लेस कर दिया, प्रेस इक्वल्स, यू विल गेट e इज इक्वल्स टू 8. ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया e का, एंड नेक्स्ट वन इज e इज इक्वल्स टू 2. तो आपको e की वैल्यू निकालनी थी एंड यू गॉट 2 वैल्यूज फॉर e, इट्स 8 and 2. ऑलराइट, और तो कुछ नहीं कहा सवाल में. फॉर्म एन इक्वेशन इन e एंड सॉल्व इट टू फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स. सर आए ना, उसको आपने e के कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है. ठीक है ना, बहुत सिंपल. क्या है भाई, e का कोऑर्डिनेट क्या था, e का कोऑर्डिनेट था e, e. तो अगर e मेरे पास 8 है तो मैं कहूँगा कि यार e मेरे पास हो जाएगा 8, और अगर e मेरे पास 2 होगा तो e हो जाएगा मेरे पास 2, ये आपका फाइनल आंसर है. ऑलराइट, f is the point minus f, 5f. The gradient of the perpendicular bisector of df is 3/2. Find the value of f. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर डी एफ. अच्छा जी, उसके लिए मुझे डी का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो डी का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट्स 4 and 6. चलें, तो मैं लिख लेता हूँ डी मेरे पास है 4,6. द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ. पहले तो मैं डी एफ का निकालता हूँ ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इट्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ये मैं निकाल रहा हूँ डी एफ का, तो इसको हम ले लेते हैं. लेट सपोज मैंने कह दिया कि यार ये x1 y1 है और ये मेरे पास x2 y2 है. आप किसी को भी x1 y2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो y2 इज 5f माइनस y1 इज 6 डिवाइडेड बाय x2 इज माइनस f माइनस 4. ये आ गया मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ
डी एफ का, ठीक है ना। अब जो आपको ग्रेडियंट दिया है ना वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। याद रखिएगा कि हमारे पास अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होगा तो जो डी एफ का ग्रेडियंट होगा वो होगा -2/3। कैसे होता है, आपके पास कंडीशन होती है m1 इंटू एम टू इज इक्वल्स टू -1। ये कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास परपेंडिकुलर का केस होता है। तो अगर ये 3/2 था तो मैं यूज़ करूँगा -2/3 को बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आ जाएगा 5f -6/-f -4 and now we can simplify it by using the cross multiplication. So it's -2 times -f -4 is equals to 3 times 5f -6. 2f plus 8 is equals to 15f -18. Simplify करेंगे, 15 minus 2 13f, 18 plus 8 it's 26. So f is equals to 2. ये आपका f का आंसर आ गया। The equation of perpendicular bisector of df is this. Find the value of k. अब इसके लिए मुझे d और f के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो पहले d का कोऑर्डिनेट मेरे पास था, इट्स 4,6, सो d इज 4,6 और मुझे f के कोऑर्डिनेट भी चाहिए होंगे, f इज व्हाट -f एंड 5f, -f एंड 5f और f की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2, तो f का कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरे पास, इट्स -2 एंड 10। अब मुझे चाहिए डी एफ की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहला काम ये करेंगे, हम मिड पॉइंट निकालेंगे बेटा। मिड पॉइंट किसका बेटा, डी और एफ का, सही है ना। तो ये हो जाएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2। 4 - 2 2/2, 1 6 + 10 16/2 इट्स 8। ये आ गया आपका मिड पॉइंट। अब हम निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ डी एफ, जो अच्छा ऊपर तो निकाला था वो डिफरेंट था, ठीक है। डी एफ का क्या रहेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 10 - 6 4, -2 -4 इट्स -6, दैट इज इक्वल्स टू 2/-3। ये तो आ गया आपके पास डी एफ का। जो परपेंडिकुलर का होगा वो हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 3/2। अब आप निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल्स टू mx + c। एक्स वाई की जगह कौन आएगा, कोई और नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट आएगा। याद रखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सिर्फ मिड पॉइंट आता है। सो y की जगह 8 आ जाएगा, ग्रेडियंट इज 3/2, x इज 1 एंड प्लस c। तो ये आएगा 8 - 3/2 इक्वल टू c एंड 2 8 16 - 3 इट्स 13/2 इज इक्वल्स टू c। ऑलराइट, तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू m इज वॉट, m इज 3/2x प्लस 13/2। अब आप इसको अपनी इक्वेशन से कंपेयर करें ये वाली से, तो यहाँ देखें 2y लिखा हुआ है, दैट मीन्स वी नीड टू टेक एलसीएम हियर। एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, इट्स y 3x प्लस 13, 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 13। इसको अपनी गिवन फॉर्म से कंपेयर कर लें, 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस k, सो यू विल गेट द वैल्यू फॉर k, इट्स 13। ये आपका आंसर है। सो दैट इज द कंप्लीशन ऑफ योर पेपर 2 इन जस्ट 1 आवर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो प्लीज़ मुझे यहाँ कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसको ASAP आपको रिप्लाई करूँ और आपकी क्वेरी को मैं सॉल्व कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।